में यूपीपीसीएल प्रारंभिक परीक्षा में आधुनिक भारत के इतिहास में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 5वां। इससे पहले हमने आपको 4 सेट करा दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है आपके टेस्ट सीरीज में साथी क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक हम लोग आज सॉल्व करेंगे, यानी आज आपका जो टेस्ट 1 है वह कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग टेस्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है, पत्रिका है इंडियन ओपिनियन, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से इसका प्रकाशन किया गया था, आप जानते हैं, बिल्कुल सही है। इसके प्रथम संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी हैं, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आपका गलत जाएगा क्योंकि आप जानते हैं मनसुख लाल नजर हुआ करते हैं, तो ये गलत जाएगा। यह पत्रिका गुजराती भाषा, हिंदी भाषा, तमिल भाषा और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। यह पॉइंट भी आपका सही है। तो 1 और 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए साथी। 1 और 3 यानी सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 1 और 3 आपका सही होगा, सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगर हम बात करें इंडियन ओपिनियन पत्रिका को लेकर के, तो आप जानते हैं इसका प्रकाशन 1903 में हो रहा है और महात्मा गांधी के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका में स्वयं महात्मा गांधी हैं। इसके प्रथम संपादक साथी मनसुख लाल नजर है, ध्यान रखेंगे। यह पत्रिका कितने भाषा में आ रही? तो 4। तो कौन कौन सी? गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा। यहीं पर एक और पत्रिका साथी यंग इंडिया, ये भी इसके संपादक महात्मा गांधी 8 अक्टूबर 1919 में भारत आकर बनेंगे, लेकिन इनसे पहले इसके जो संपादक हैं वह साथी जमनालाल दास, शंकरलाल बैंकर ये हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो 2 लोग हैं अमृत बाजार पत्रिका से संबंधित है साथी, है ना। एक तो मोतीलाल घोष और दूसरा शिशिर कुमार घोष, लेकिन ऑप्शन में दिया है मोतीलाल घोष, तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अमृत बाजार पत्रिका की बात करेंगे तो इसका प्रकाशन समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे 1868 में इसका प्रकाशन किया गया था। इसके प्रकाशक है मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, ठीक है। और यह एक साप्ताहिक पत्रिका है जो कि भाषा कौन सी है इसकी? बंगाली भाषा है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए आप देखेंगे तो 1878 में इस पत्रिका का रातों रात साथी अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्रिका में कन्वर्ट कर दिया गया था, यानी अंग्रेजी पत्रिका रातों रात बना दिया गया था। और 1891 में आते आते यह पत्रिका एक दैनिक पत्रिका के रूप में भी परिवर्तित हो गया था साथी, है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ दिया है पत्र पत्रिका, दूसरी तरफ उसके दिया है संपादक। तो अगर आप देखेंगे बंगाल गजट तो 1780 में जे ए के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर हिंदुस्तान साथी यह तारकानाथ दास का ही है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में लॉन्च करते हैं। मिरातुल अखबार आप जानते हैं यह फारसी भाषा में छाप रहे हैं कौन? राजा राम मोहन राय। संवाद कॉमेडी ये भी राजा राम मोहन राय छाप रहे हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं छाप रहे हैं। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगर आप देखेंगे बंगाल गजट को लेकर के तो आप जानते हैं भारत का पहला समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन 1780 में हो रहा है। कौन कर रहा है? जे ए हिकी कर रहे हैं, ठीक है। बाद में 1782 में साथी इसे बंद कर दिया जाता है क्योंकि इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की आलोचना की जाती है। फिर हिंदुस्तान की बात करेंगे तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रकाशित होता है। कौन प्रकाशन करता है इसका? तारकानाथ दास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मिरातुल अखबार, इसका प्रकाशन साथी राजा राम मोहन राय करते हैं और इसकी भाषा आपसे पूछता है तो यह आपका है फारसी भाषा। अच्छा, जो है एक मैगजीन है जो अंग्रेजी भाषा में राज्य के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यहीं पर कहीं पर आप उसे लिख लेंगे ब्रह्मानिकल, ठीक है, ब्रह्मानिकल मैगजीन। तो ब्रह्मानिकल मैगजीन अगर आपसे पूछेगा ब्रह्मानिकल मैगजीन कौन प्रकाशित किया था, तो जवाब होगा राजा राम मोहन राय। संवाद कॉमेडी भी तो 3 है राजा राम मोहन राय के, मिरातुल अखबार, संवाद कॉमेडी और ब्रह्मानिकल मैगजीन, ठीक है। यहीं पर आप देखेंगे संवाद कॉमेडी तो यह साथी बंगला भाषा में प्रकाशित होता था, इसे भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। इंडियन मिरर सोहन, इंडियन मिरर गदर पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, सोम प्रकाश, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे साथी तो इंडियन मिरर का प्रकाशन देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं, तो पहले का पहला हो जाएगा, ए का पहला हो जाएगा। ए का पहला यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। गदर पत्रिका आप जानते हैं 1913 के आसपास में प्रकाशित हो रहा है, वही गदर पार्टी के द्वारा। सोहन सिंह भगना भी संबंधित है, तो बी का दूसरा यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। सी का तीसरा अमृत बाजार पत्रिका तो पता ही है। सोम प्रकाश साथी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ही पत्रिका है, बिल्कुल सही है। तो डी का चौथा, तो बिल्कुल सही है आपका, डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अगर हम बात करेंगे इंडिया मिरर पत्रिका को लेकर के, तो इसका प्रकाशन बंगला भाषा में किया जा रहा है। कौन कर रहा है? देवेंद्रनाथ टैगोर कर रहे हैं, तो इनका नाम याद रखेंगे। गदर पत्र आप जानते हैं, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में बनी हुई है 1913 में, और यह पार्टी एक पत्रिका जारी करती है साथी जो कि उर्दू, पहला प्रकाशन उर्दू में होता है, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी,
तो इस तरह से 4 भाषा और एक साथ में एक भाषा और गुजराती भाषा, तो 5 भाषाओं में गदर पत्रिका प्रकाशित होती है। लेकिन जो पहला संपादन है साथी वह उर्दू भाषा में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें गदर पत्र के संपादक कौन है, तो यहाँ पे कई लोग का नाम आता है। लाला हरदयाल सिंह जो कि गदर पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं, सोहन सिंह भकाना, करतार सिंह सारभा, तो ये तीनों लोग का नाम आता है। इन तीनों में से कोई भी पेपर में आ सकता है। अमृत बाजार पत्रिका की तो हमने चर्चा किया, 1868 में शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल नेहरू बांग्ला भाषा में प्रकाशन हुआ। सोम प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम यहाँ पे आपको याद रखना होगा। इनके द्वारा साथ ही सोम प्रकाश नामक पत्रिका लॉन्च किया गया, यह थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सोम प्रकाश इंडियन ओपिनियन, हिंदू पैट्रियट या वंदे मातरम के राइटर कौन है? मतलब ये एक तरफ दिया है, तो सोम प्रकाश आपने अभी देखा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये तो सही है। कौन सा सही है? तो भाई ये तो सही है, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, ठीक है। आप इंडियन ओपिनियन देखेंगे तो ये भी साथी महात्मा गांधी के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है, ठीक है भाई। इंडियन ओपिनियन तो महात्मा गांधी लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ये भी है। कह साथी हिंदी पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट तो जुगुल किशोर शुक्ल, ये वाला यहाँ पे साथी गलत बन जा रहा है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्वेश्चन सही से नहीं बनाया गया, ठीक है। फिर वंदे मातरम, तो ये भी आपका सही नहीं है क्योंकि अरविंद घोष का है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा साथी आपका ए और बी हो जाएगा, ठीक है। ए एंड बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। थोड़ा सा इससे सही करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो ए एंड बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बाकी ये दोनों तो गलत है। अब यहाँ पे देखेंगे जो पत्रिका है साथी, है ना, सोम प्रकाश, तो अभी आपने देखा सोम प्रकाश जो पत्रिका है इसका प्रकाशक तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही है, और यह साथी बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता है, ठीक है। इस पत्रिका ने साथी नील जो आंदोलन होता है उसके समर्थन में ये कॉलम एक पूरा छापते हैं साथी। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन आपसे कूट करके पूछ सकता है, सोम प्रकाश के बारे में कौन सा कथन सही है। इसके संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। यह जो है साथी बांग्ला भाषा में, ये भी ध्यान रखना है। और इस पत्रिका में नील आंदोलन के संबंध में किसानों के हितों में कॉलम छापा जा रहा है। इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया, इस दोनों के प्रकाशक कौन है साथी? महात्मा गांधी, ये ध्यान रखेंगे। इंडियन ओपिनियन के बारे में आपने देखा, इसके पहले संपादक मनसुख नजर है, जबकि यंग इंडिया के पहले जो संपादक रहे वो जमनालाल दास और शंकर दास बेंकल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू पैट्रियट पत्रिका से संबंधित है? हिंदू पैट्रियट पत्रिका से कौन संबंधित है? हिंदू पैट्रियट पत्रिका, अब देखेंगे साथी, तो इसके संपादकों में इसका प्रकाशन 1853 के आसपास में किया जाता है, 1853 के आसपास में किया जाता है। इसके संपादकों में 2-3 लोग का नाम आता है। एक तो आपका गिरीश चंद्र घोष का नाम आता है, हरिश्चंद्र मुखर्जी आते हैं, कृष्णोपाल दास आते हैं। ये जुगुल किशोर शुक्ल साथी इससे संबंधित नहीं है, ये हिंदू पत्रिका से संबंधित है। तो यहाँ पे चौथा आपका जो है साथी ये सही नहीं होगा, बाकी कौन सही है ये आपसे पूछा है, तो तीसरा आपका 1, 2, 3 आपके सही हो जाएंगे, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। अगर हिंदू पैट्रियट की बात करते हैं तो इससे कौन कौन रिलेट करता है, तो गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, कृष्णोपाल दास, ये तीनों का नाम आपको ध्यान रखना होगा। और यह पत्रिका साथी भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका मानी जाती है। इस पत्रिका ने नील आंदोलन का पूरा समर्थन ये भी किया हुआ है, ठीक है। इसका प्रकाशन कब किया जा रहा है? 1853 में किया जा रहा है। और इसके पहले संपादक साथी कौन है, तो गिरीश चंद्र घोष है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पत्र पत्रिका और दूसरी तरफ उसकी भाषा दी हुई है। इंडिपेंडेंट साथी यह अंग्रेजी भाषा में आता था, भारत मित्र यह हिंदी भाषा में आता था, राष्ट्रमत यह साथी राष्ट्रमत मराठी भाषा में आता था, गुजराती भाषा में नहीं है, मराठी भाषा यहाँ पे होना चाहिए। कौन सा? मराठी भाषा में। जबकि नायक साथी यह बंगाली भाषा में आता था, तो नायक बंगाली सही है, लेकिन सही आपका नहीं है कौन सा? सी वाला, और पूछा है कौन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे इसका थोड़ा सा। इंडिपेंडेंट की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। भारत मित्र की भाषा हिंदी, राष्ट्रपति की भाषा मराठी, प्रजामित्र की भाषा गुजराती, और नायक पत्रिका की भाषा कैसे? बंगला है साथी। अगला, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। दैनिक आज पत्रिका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मिलान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे IGT जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दैनिक आज साथी याद रखिएगा, शिव प्रसाद गुप्ता। जब भी पेपर में कुछ समझ में नहीं आएगा तो ये पैटर्न जरूर अप्लाई करना। द लीडर पत्रिका ये वाला, इस तरह से क्रॉस वाला, ठीक है। मदन मोहन मालवीय। नेशनल हेराल्ड इस तरह से, जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर के राइटर जॉर्ज एलन। तो ये जो क्रॉस वाला मैट्रिक्स है ना, ये बहुत बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। जब कुछ नहीं आएगा तो इसको अप्लाई करके जरूर चेक करिएगा, ठीक है। तो ए का दूसरा कहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और बी का पहला कहाँ पे दिख रहा है? बी का पहला यहाँ पे दिख रहा है। तो इस प्रकार से
राइट आंसर आपका बी हो जाएगा साथी सही जवाब। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें प्लीज याद रखना। दैनिक आज पत्रिका के लेखक कौन, संपादक हैं शिव प्रसाद गुप्ता, जबकि द लीडर के हैं मदन मोहन मालवीय, नेशनल हेराल्ड के हैं जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर के हैं जॉर्ज एलन, बहिष्कृत भारत भीमराव अंबेडकर, अल हिलाल के हैं साथी अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इसी तरह से हिंदू के हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर साहब, सुधारक पत्रिका के हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनको तो पूरा आपको याद ही रखना है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक पत्रिका का प्रकाशन साथी गुजराती भाषा में किया गया था। हरिजन सेवक गुजराती भाषा में कह साथी गलत है, क्योंकि अच्छा गुजराती भाषा में हरिजन सेवक, हरिजन बंधु, हरिजन सेवक हिंदी भाषा में दिया गया था साथी। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया के राइटर कौन है, दादा भाई नौरोजी हैं। तो ये तो सही है, लेकिन ये गुजराती भाषा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हरिजन सेवक जो पत्रिका ये हिंदी भाषा में है। गुजराती भाषा में जो इनकी पत्रिका थी हरिजन बंधु हुआ करती थी। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। सही आपका कौन सा होगा साथी, सही विकल्प का चयन करिएगा तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, वो सब सही कर लीजिए। देखिए, बात करेंगे महात्मा गांधी, तो इन्होंने हरिजन नामक पत्रिका लॉन्च किया हुआ है, जिसकी भाषा साथी अंग्रेजी है, जबकि हरिजन बंधु की भाषा कैसी है, गुजराती है। हरिजन सेवक की भाषा कैसी है, हिंदी है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, तीनों पत्रिका किससे संबंधित है, तो गांधी जी से संबंधित है। इन्हीं से नवजीवन पत्रिका का भी संबंधित, तो गांधी जी इन चारों पत्रिका से भी संबंधित है, हरिजन बंधु, हरिजन सेवक और नवजीवन पत्रिका। जबकि एक पत्रिका की हम बात करें साथी वॉइस ऑफ इंडिया, इसके जो मतलब संपादक है वह दादा भाई नौरोजी है, और ये बहुत बार पेपर में आता है। बंगाली पत्रिका के संपादक सुरेंद्र बनर्जी है। तो ये पूरा आपको ध्यान रखना होगा, पेपर में कई बार पूछा गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पत्र पत्रिका और दूसरी तरफ दिया हुआ है उसके संपादक। अगर पहले ऑप्शन पे आए कॉल पत्रिका, तो कॉल पत्रिका ही दिया है सुरेंद्र बनर्जी, जो कि गलत है, क्योंकि शिवराम महादेव प्रांज पे लॉन्च करते हैं कॉल पत्रिका। बाकी न्यू इंडिया, इनिबेसेंट, बॉम्बे क्रॉनिकल ये फिरोज शाह मेहता का है। सर्च लाइट साथी सच्चिदानंद सिन्हा का है। तो इस प्रकार से पहला ही आपका हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे प्रमुख पत्र पत्रिका इनके संपादक को लेकर के, तो शिवराम महादेव परांजपे ये साथी कॉल पत्रिका लॉन्च करते हैं। इनी बेसेंट न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ पत्रिका लॉन्च करती हैं। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका, सच्चिदानंद सिन्हा ये सर्च लाइट, टी.एम. नायर ये जस्टिस नाम की पत्रिका, ब्रह्मा बंदोपाध्याय संध्या नाम की पत्रिका, मोहम्मद अली साथी कॉमरेड पत्रिका, इसी तरह से गुलाब हुसैन यह इंकलाब पत्रिका लॉन्च करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन लेबर किसान गजट से संबंधित है। लेबर किसान गजट पत्रिका, यहाँ पे लिख दीजिए लेबर किसान गजट पत्रिका से संबंधित है। लेबर किसान गजट पत्रिका से कौन संबंधित है, तो साथी याद रखिएगा लेबर किसान पत्रिका एम सिंगार वेलू, तो पहला हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं साथी थोड़ा सा कुछ और पत्र पत्रिका को लेकर के, तो इसे भी आप थोड़ा सा याद रखना। अगर हम बात करेंगे लेबर किसान गजट को लेकर के, तो इसके प्रकाशक हैं एम सिंगार वेलू, सर सैयद अहमद खान तहजीब उल अखलाक हैं। जबकि युगांतर पत्रिका से दो लोग हैं, भूपेंद्र दत्त, वरिंद्र कुमार घोष। इसी तरह से याद रखेंगे प्रभाकर पत्रिका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसी कलेकर, जवाहरलाल नेहरू और रफीक किदवई दोनों लोग मिलकर के कौमी आवाज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथी, ध्यान रखना। जबकि स्वराज पत्रिका, यहाँ पर गलती हो सकता है, तो टी प्रकाशम का नाम आपको याद रखना होगा। बी.आर. अम्बेडकर मूक नायक पत्रिका, जबकि समाचार दर्पण जे.सी. मार्समैन, राष्ट्र गोफ्तर ये दादा भाई नौरोजी, देश रोज पत्रिका ये अब्दुल गफ्फार खान का है, द सोशलिस्ट पत्रिका साथी S.A. डागे का है, नवयुग पत्रिका मोहम्मद अहमद। तो प्लीज एक बार इनका थोड़ा सा सभी लोग का नाम आपको याद रखना है। बस इतना ही पत्र पत्रिका के क्वेश्चन थे, इससे ज्यादा सवाल पत्र पत्रिका से नहीं बन सकते साथी, है ना। आगे अब हम देखते हैं कि भारत में शिक्षा का विकास, यहाँ से क्या क्या सवाल हमसे बन सकता है। कह रहा कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कह साथी वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में मदरसे का निर्माण कराया जा रहा है। तो वारेन हेस्टिंग कब कराता है मदरसे का निर्माण कलकत्ता में, तो आप जानते हैं 1781 में कराता है। विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो आप जानते हैं ये साथी 1784 में इसकी स्थापना किया जाता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। विल्किंस द्वारा हितोपदेश का अनुवाद, तो इसी के बाद साथी हितोपदेश का अनुवाद भी होता है, लेकिन जब स्थापना हो जाता है उसके बाद होता है 1784 में। विलियम जोन्स द्वारा कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, तो ये 1789 के अंदर किया जाता है, विलियम जोन्स खुद करते हैं 1789 में। तो क्रम से लगाने के लिए कह रहा है, तो आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका सही है। तो इस प्रकार से सही आंसर कौन सा? पहला हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, आपको याद रखना होगा। वारेन हेस्टिंग ने साथी 1781 में कहाँ पे? कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया हुआ है। हेस्टिंग के समय में ही 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाएगी। नवंबर 1784 में विल्किंस के द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया जाएगा। 1789 की बात है जब विलियम जोन्स के द्वारा कालिदास जो लिखे हुए थे अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया जा रहा है। मनुस्मृति का 1776 में आप देखेंगे तो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तथा इसका नाम ए कोड ऑफ जेंटुलाज रखा गया है। जोनाथन डंकन साथी 1792 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना करेंगे। ये पेपर में सीधे फैक्ट करके पूछता है कि जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? 1792। या पूछेगा कि बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपका जवाब होता है जोनाथन डंकन। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था? ये बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है साथी, है ना। तो आप जानते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान दिया गया। देखिए अगर हम बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1813 को लेकर के, तो भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। हालांकि 1823 तक इस पर कोई राशि नहीं दी गई थी। 1817 में आप याद रखेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की जा रही है। बहुत मतलब योगदान दे रहे, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं साथी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना होगा जो हिंदू कॉलेज है यहाँ पे अंग्रेजी में टीचिंग करा जा रहा है। शिक्षा का माध्यम कैसा है? अंग्रेजी में है। और पाश्चात्य विज्ञान और मानविकी की पढ़ाई यहाँ पर किया जा रहा है, यानी पश्चिमीकरण के जो देश हैं उनकी शिक्षा प्रणाली हमारे यहाँ लाया जा रहा है। पहली बार कब? 1817 के राजा राम मोहन राय के हिंदू कॉलेज में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, पेपर में सीधे टपकेगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र कब आता है साथी? मैकाले को याद आता है 1835 में शिक्षा को लेकर के। आप जानते हैं 1833 के अधिनियम में लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में बनाया जाता है। जब भी आपको पढ़ाएंगे संवैधानिक इतिहास तो वहां पे ये चीज ध्यान रखेंगे। चार्ल्स वुड का इसके बाद डिस्पैच आता है साथी 1854 के अंदर, ठीक है। हंटर शिक्षा आयोग बनाया जाता है, ये 82-83 के आसपास में बनाया जाता है, मतलब 1882 से 83 के अंदर, ठीक है, बहुत दूर है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पहली बार साथी 1904 में आ रहा है। तो इस प्रकार से क्रम से ही सब कुछ लगा हुआ है, 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4 इस तरह से। राइट आंसर आपका कौन सा? डी हो जाएगा यहाँ पे साथी सही जवाब। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन तो एकदम रट लीजिए, पेपर में यही आ सकता है सीधे। लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र साथी 1835 में आता है। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में आता है। हंटर शिक्षा आयोग साथी 1882-83 में लाई जाती है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है 1904 में। सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हो रही है 1917 से 19 के बीच में। हार्टोग कमेटी बनेगी 1929 में। वर्धा योजना आएगा साथी 1937 में। शिक्षा पर सार्जेंट कमेटी बनेगा 1944 में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा पर लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। लॉर्ड मैकाले द्वारा यह स्मरण पत्र 14 मार्च 1835 को प्रस्तुत किया गया था साथी, मतलब दिया गया था, बात सही है। 14 मार्च 1835 लिख रहा है, जो कि गलत है। मार्च में फरवरी में आया था। 1835 तो सही है, लेकिन फरवरी यहाँ पे होना चाहिए था। फरवरी 1835 से पहला गलत हो जाएगा। मैकाले ने इसमें भारतीय साहित्य और शिक्षा पद्धति की आलोचना की है और अंग्रेजी भाषा का पूरा समर्थन किया है कि भारत में जो संस्कृत और संस्कृत में लिखा जा रहा है पूरा गलत है और अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए, ऐसा लॉर्ड मैकाले ने कहा है। तो बिल्कुल सही है साथी, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी भाषा का समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, सही जवाब। देखिए यहाँ पे समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र। तो लॉर्ड मैकाले आप जानते हैं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 2 फरवरी 1835, ये डेट एकदम रट लीजिए, घोर के पी लीजिएगा। इन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्मरण पत्र दिया था। मैकाले ने भारतीय शिक्षा और साहित्य के साथ ही आलोचना की हुई है और भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का पूरा समर्थन किया हुआ है। मैकाले ने कहा था कि भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है, अतः यहाँ पे अंग्रेजी जो है साथी इम्प्लीमेंट करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, और इम्प्लीमेंट हुआ भी
आप देख सकते हैं कई जगह अंग्रेजी भाषा चल रहा है, आजकल तो अंग्रेजी का ही बोलबाला है। चार्ल्स का वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए चार्ल्स वुड का आएगा 1854 में। ये क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाएगा। हाँ बिल्कुल, वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। इन्होंने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और स्कूली शिक्षा का माध्यम देसी भाषा को बनाए रखने का सुझाव दिया था। बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है। साथ ही सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब लिख। अगर हम बात करेंगे चार्ल्स वुड के डिस्पैच को लेकर के, तो 19 जुलाई 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था, उसके प्रधान थे चार्ल्स वुड। इन्होंने भारतीय शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत किया जिसका नाम था साथी वुड का डिस्पैच, यानी चार्ल्स वुड का डिस्पैच। अब इसमें कुल 100 अनुच्छेद थे, जिसमें शिक्षा के उद्देश्य, उसके माध्यम, उसके सुधारों पर विचार की बात किया गया था। इसीलिए अब इसमें बहुत सारी बातें थी, इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें साथ ही ध्यान रखिएगा उच्च शिक्षा का माध्यम इन्होंने अंग्रेजी बताया, और जो स्कूली स्तर का शिक्षा जैसे हाई स्कूल से नीचे, इसका माध्यम साथ ही देसी भाषा बनाए जाने का सुझाव दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे साहब, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन वुड्स डिस्पैच द्वारा सुझाव नहीं दिया गया था? मतलब कि 100 सुझाव दिए थे, इनमें से कौन सा सुझाव साथी कार्य नहीं दिया गया था? अब अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे साथी, तो इसमें कई सारे स्टेटमेंट है जो वुड डिस्पैच से संबंधित है, और ये चारों के चारों संबंधित है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर ए वाले को आंसर मारते हैं तब पर भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए वुड डिस्पैच में क्या क्या स्टेटमेंट है, एक बार थोड़ा सा इसको समझते हैं कि चार्ल्स वुड के डिस्पैच में क्या क्या चीजें थी, ठीक है। पहली बात, इन्होंने ये लिखा था कि सरकार जो है साथी, जो पाश्चात्य शिक्षा है, सरकार जो पाश्चात्य शिक्षा है उसके प्रसार को, ठीक है, उसके प्रसार के लिए कुछ काम करे, यानी प्रसार, उसके प्रसार के लिए काम करेगी पाश्चात्य शिक्षा की। तो वुड डिस्पैच में पहली बात थी। दूसरी बात में कहा गया था साथी कि यहाँ पे जो शिक्षा है उसकी भाषा, तो शिक्षा की भाषा को लेकर के दो बातें वुड डिस्पैच में किया गया था कि अगर जो उच्च शिक्षा होगी, ठीक है, उच्च शिक्षा होगी तो वहां पे भाषा कैसी होगी? अंग्रेजी होगी। जबकि जो कम मतलब थोड़ा सा माध्यमिक शिक्षा होगी, ठीक है, इस तरह समझिएगा, जो माध्यमिक शिक्षा होगी उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? तो देसी भाषा होनी चाहिए। तो दो भाषाओं का ये बात करते हैं, ठीक है, अंग्रेजी भाषा और देसी भाषा साथी, ठीक है। अब दो स्तर पर ये स्कूल की भी बात करते हैं। अगर देखा जाए तो ये स्कूल की दो स्तर पे बात करते हैं। एक तो ग्राम स्तर पे बात करते हैं कि प्रत्येक ग्राम स्तर पे देसी भाषा के माध्यम से प्राथमिक पाठशालाएं खोली जाएं। ये बोलते हैं कि क्या होना चाहिए? प्राथमिक पाठशाला होनी चाहिए, पाठशालाएं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये बात और ये बोलते हैं कि इनसे ऊपर अगर आप जिला स्तर पे जाते हो तो जिला स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पे, तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल स्तर की विद्यालय खोली जाए। तो ये बात तो सही है साथी, दोनों स्तर पर आप देखेंगे ये खोलने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है साथी, यहाँ पे नोट करेंगे इसको, दो बात ये हो गया। तीसरी बात ये कहे हैं कि जो निजी विद्यालय हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, इनको साथी सहायता अनुदान यानी ग्रांट दिया जाए, सहायता अनुदान दिया जाए, ठीक है, जो आपका विकल्प नंबर दूसरा है मुझे लग रहा है, ठीक है, सहायता अनुदान दिया जाए। ये बात तीसरी लिखी गई है ताकि वो भी विद्यालय आगे बढ़ सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है साथी, ठीक है, सहायता अनुदान देने की बात ये करते हैं साथी, है ना। और इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट है, जो चौथा है, कहा गया है इस डिस्पैच के अंदर साथी, जो कंपनी के प्रांत हैं उसमें 5 प्रांत हुआ करते हैं, और इन 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की बात किया गया है। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना, तो लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किया जाए। इस करार से जो आपका पहला विकल्प है, सभी प्रांतों में एक शैक्षिक विभाग, तो ये भी आपका सही बन जाता है साथी, है ना, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 5 प्रांतों में एक लोक शिक्षा विभाग होगा। और 5वां पॉइंट इन्होंने जो लिखा हुआ है वो कहा है कि 3 लोकेशन याद रखेंगे, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, कि इन्होंने कहा जो कलकत्ता है, जो बंबई है साथी, है ना, बंबई है, और जो मद्रास है, यहाँ पे ब्रिटेन की तर्ज पर यानी लंदन की तर्ज पर यूनिवर्सिटी खोली जाए, यूनिवर्सिटी खोली जाए। तो जो आपका डी वाला विकल्प है साथी, वो वहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रश्न में देखा जाए और इस प्रश्न में गलत करने की कोशिश करें तो हर थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, ये वाला थोड़ा सा देख सकते हैं इसको लेकर के कि हर जिले में कम से कम एक सरकारी विद्यालय खोले जाने की बात हालांकि किया है इन्होंने, ठीक है, हाई स्कूल स्तर तक का विद्यालय खोले की जाने की बात की हुई है। तो चारों अगर ऐसे इस तरह से आ जाते हैं तो वैसे तो सही है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि नहीं हमें चुनना ही हो तो भी हम यहाँ पे सी आंसर अपना
चुनेंगे। ठीक है, हो जाता है। देखिए बोर्ड के डिस्पैच के बारे में ऊपर देखेंगे तो जन साधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार स्वयं वहन करेगी, पहली बात। दूसरी बात, गांव में देसी भाषा की प्राथमिक पाठशालाएं खोली जाएंगी। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, स्कूल स्तर शिक्षा का माध्यम देसी भाषा। इसने स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया हुआ है। इसने तकनीकी विश्वविद्यालय और अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर भी बल दिया हुआ है। इसमें लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की गई है। इसके तहत 1855 में लोक शिक्षा विभाग की भी स्थापना की जा रही है, ध्यान रखेंगे सर। अगला है हंटर शिक्षा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। हंटर शिक्षा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो आप जानते हैं साथी, जो बुक डिस्पैच है उसकी जांच के लिए साथी बनता है हंटर शिक्षा आयोग। ठीक है, जो अभी आपने बुक डिस्पैच पढ़ा है वो डिस्पैच कितना काम किया है, कितना प्रगति किया है, इसको लेकर के सरकार बनाती है कौन सा, हंटर शिक्षा आयोग। और इसका गठन कब किया जाता है, 1882 में किया जाता है। इसके अध्यक्ष है साथी डब्ल्यू हंटर, ये बात बिल्कुल सही है। इस आयोग की समीक्षा का कार्य केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक सीमित थी, बिल्कुल ये भी सही है। यह जो आपका हंटर शिक्षा आयोग है यह उच्च शिक्षा से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही यह सीमित है। तो इस प्रकार से सी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगर हम बात करेंगे हंटर शिक्षा आयोग को लेकर के, तो जो बोर्ड डिस्पैच था साथी, जो घोषणा पत्र है उसके क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई उसकी समीक्षा के लिए 1882 में आया था डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में हंटर शिक्षा आयोग। और इस आयोग का जो प्रसार था केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित है, उच्च शिक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं था, ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। इसके बारे में कह रहा साथी कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। ठीक है, 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय आयोग की साथी स्थापना की जाती है। क्या ये बात सही है, तो हाँ। इस आयोग में सर 2 लोग का नाम याद रखिएगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। ये दोनों लोग भारतीय थे, ये दोनों लोग भारतीय थे, सी हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, आपसे सीधे पूछा जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में कौन भारतीय शामिल था, तो आपको बताना होगा साथी। ठीक है, पहली बात तो याद रखेंगे कि सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में रेले आयोग यह साथी 1902 में ही बनता है और इस आयोग की सिफारिश पर लाया जाता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। तो ये आपसे अगर सवाल पूछेगा रेले आयोग का गठन, तो साथी वो 1902 ही, ध्यान रखिएगा, 1904 नहीं। ठीक है, कौन करता है, सर टॉमस रेले। आयोग का उद्देश्य था विश्वविद्यालय की स्थिति जानना था। जैसे बोर्ड का डिस्पैच की जांच करने के लिए बना था आयोग साथी, वैसे ही यह बना है विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करने के लिए। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा इसके कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा साथी। ठीक है, इस आयोग की सिफारिश 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इस आयोग की सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम साथी पारित किया जाता है। अगला, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी या अधोमुख निस्यंदन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ डाउन फिल्ट्रेशन के प्रतिपादक कौन थे। तो ये बहुत खतरनाक है साथी, ये मैकाले ही थे। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सही जवाब। ये सवाल सीधे पूछता है, ध्यान रखिएगा, अधोगामी प्रवेशन का सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक मैकाले थे। ठीक है, यह सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, पहली बात तो ये भी याद रखना है। सिद्धांत का मतलब होता है शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दिया जाए, इससे छन छन करके शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचे। तो भैया आप देख सकते हैं कितना खतरनाक प्लानिंग ये लोग किए गए थे और बदनाम किया जाता है कौन, मनु सन्निता, है ना। प्लानिंग इन लोग की है, शिक्षा इन लोगों ने छीना। ठीक है, मैकाले का कहना है कि सीमित संसाधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। ऐसा मैकाले बोलते हैं कि अपने पास संसाधन कम है, सबको हम शिक्षित नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना साथी। कहना कि भारतीय शिक्षा के संदर्भ में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ब्रिटिश सरकार से अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग की गई थी। हाँ बिल्कुल सही है, गोखले जी ये मांग करते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा गोखले की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। आप सोचो क्या ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना। 1913 ईस्वी का जो सरकारी प्रस्ताव में समाज के निर्धन और अत्यंत पिछड़े हुए वर्गों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। जब 1913 में सरकार एक प्रस्ताव के द्वारा कहता है कि यार ठीक है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं इनको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा जरूर देंगे, तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा राइट आंसर। समझिएगा, अगर हम देखेंगे 1913 का सरकारी प्रस्ताव,
तो 21 फरवरी 1913 को शिक्षा नीति से संबंधित साथ ही एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया था। इस प्रस्ताव में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग की गई थी, लेकिन सरकार इसे अस्वीकार कर दिया था। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग किया जा रहा है, ठीक है। जबकि इस प्रस्ताव में सरकार द्वारा जो ये प्रस्ताव लाया गया था 1913, सरकार द्वारा निरक्षरता खत्म करने की नीति को स्वीकार किया और प्रांतों की सरकार को प्रेरित किया कि वे समाज के निर्धन, ठीक है, और अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का उपबंध करे। अगला, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? ये भी सवाल बहुत अच्छा है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना साथी 15 अगस्त 1906 को हो रहा है। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और 1906 में मुस्लिम लीग बन रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना होती है। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता के एक सम्मेलन आयोजित किया गया और उसमें साहित्यिक, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की फैसला लिया जाता है साथी। और अंततः 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। अगला है, सेंट्रल आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही है? सेंट्रल आयोग के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो पहली बात साथी आप जानते हैं सेंट्रल आयोग का गठन 1917 में किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। कौन है? डॉक्टर एम सेंडलर। आप जान रहे हैं 1917 में अपने यहाँ सब लोग विद्वान हो चुके हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन चुका है। अब बहुत बवाल करेंगे शिक्षा उच्छा के मामले में, है कि नहीं है? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद ये भारत से हैं जो साथी सेंट्रल आयोग में शामिल थे, बिल्कुल सही है। सेंट्रल आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की प्रशंसा नहीं किया है, आलोचना किया हुआ है, ठीक है। 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना किया है, तो इस प्रकार से भी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब चूंकि इसमें भारतीय है तो भाई आलोचना होना लाजमी है। सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग की बात करेंगे तो 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की जितनी समस्याएं उसको समझने के लिए डॉक्टर एम सेंडलर के नेतृत्व में इसका गठन किया था। दो भारतीय हैं जिनका नाम आपसे पूछता है, डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना की है तथा माध्यमिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया हुआ है साथी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे संबंध सेंट्रल आयोग द्वारा सुझाया गया था? यानी क्या सेंट्रल आयोग ने कहा था? तो सेंट्रल आयोग कहता है पहली बात कि स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, यानी 1 से 12 तक बच्चा पढ़े। दूसरी बात कहा था कि जो स्नातक हैं यानी विश्वविद्यालय में प्रवेश वो 12वीं कक्षा के बाद होना चाहिए, जैसे आज होता है ना इंटर के बाद, तब ग्रेजुएशन आप करते 3 साल, सही है। इन्होंने महिला शिक्षा के प्रसार के लिए कलकत्ता में भी आप देखेंगे एक महिला शिक्षा बोर्ड की स्थापना की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर यानी सही जवाब, ठीक है। देखिए सेंट्रल आयोग की सिफारिश की बात करेंगे तो स्कूली शिक्षा 12 वर्ष होने की बात कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट होने के बाद, ठीक है, मतलब कि इंटरमीडिएट होने के बाद होना चाहिए, पहले 10वीं के बाद था, पर ये सेंट्रल आयोग बोलता है इंटरमीडिएट की बात करो। इंटरमीडिएट के बाद साथ ही स्नातक की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। आयोग ने ढाका में एकाकी विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया ताकि कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार थोड़ा कम हो सके। महिला शिक्षा के प्रसार के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड की स्थापना की बात यह आयोग करता है। अगला, निम्नलिखित विश्वविद्यालय को उनके स्थापना के अनुसार क्रम से लगाओ। मस्त सवाल, एकदम बढ़िया शानदार सवाल है। तो मैसूर विश्वविद्यालय अस्तित्व में कब आता है साथी? 1916 जब लखनऊ में अधिवेशन होगा। पटना विश्वविद्यालय इसी के बाद आएगा 1917 1917। अलीगढ़ कब आता है? अलीगढ़ आता है 1920 1920 में। लखनऊ विश्वविद्यालय कब आता है साथी? 1921 में अस्तित्व में आता है। तो क्रम से दिया हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कहाँ दिख रहा है? तो ये आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए 1913 की शिक्षा संबंधी नीति और सेंट्रल आयोग के सुझाव के बाद साथी कुछ विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनता है, वही सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। 1917 में आप देखेंगे तो पटना विश्वविद्यालय आ रहा है। 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय आ रहा है। 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय। 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित की गई थी, मतलब क्रांति के समय। तो अब देखिए शिक्षा जब लोगों के अंदर आएगा ना तो अब लोग आवाज उठाना स्टार्ट करेंगे और यहीं से आप देखोगे अब जो बच्चे निकलेंगे यूनिवर्सिटी से, साथ ही आज से जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, अब 20 साल बाद जब मतलब आप सोच के देखिए 3 साल 5 साल बाद जब निकलेंगे तो क्या देश ऐसे ही रहेगा? नहीं, शिक्षित वर्ग के लोग मिल करके, ठीक है, जरूर कुछ ना कुछ क्रांति लाने का प्रयास जरूर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे साथी, है कि नहीं है?
अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन कब किया गया था। आज जो है आपका यूजीसी वही है ना, तो साथ ही याद रखेंगे यूजीसी का गठन कब किया गया था, 1953। बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप सी बना रहे हैं तो आपका राइट आंसर होगा 1953। देखिए हमारे यहाँ आजादी के बाद साथी, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की शिक्षा पर विचार करने के लिए नवंबर 1948 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में राधाकृष्णन आयोग का गठन करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1949 में प्रस्तुत किया हुआ है। आयोग की सिफारिशें थी कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए, मतलब जो आईएएस का परीक्षा देते हैं उसके लिए ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करो ताकि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किया जाए, ये बात कहा गया था कौन, राधाकृष्णन आयोग द्वारा। आयोग के सुझाव पर साथ ही 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था आजादी के बाद। फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नॉर्मल सा सवाल है, पेपर में पता नहीं क्यों आता है पर आता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पूछा साथी, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। 10 जुलाई 1800 की इसकी स्थापना होती है, ना कि जून, गलत है। इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनको भारतीय भाषाओं में शिक्षा दिया जा सके ताकि वो साथी भारत में प्रशासन कर सके। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर हम फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करेंगे तो 10 जुलाई 1800 की इसकी स्थापना उस समय लॉर्ड बेलिजली द्वारा किया जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य था जो मतलब ब्रिटिश सिविल सेवक हैं साथी, उनको भारत में प्रशासन के लिए फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा दिया जाए ताकि वो भारत के अंदर साथी प्रशासन को अच्छे से चला सके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बक्सर का क्लाइव का पुनः आगमन, तो क्लाइव कब आता है, 1765 में ही आता है साथी, मतलब लड़ाई के बाद आता है। इलाहाबाद की संधि, ठीक है, ये भी 1765 में होता है। सब कुछ 1764-65 के आसपास में हो रहा है। वारेन हेस्टिंग गवर्नर बनेगा 1772 में, ठीक है। अगर आप क्रम से देखेंगे बक्सर का युद्ध कब होगा, सब में यहाँ पे बहुत सारी केसेस देखिए। अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो बक्सर का युद्ध होगा। कब होगा बक्सर का युद्ध, तो आप जानते हैं साथी बक्सर का युद्ध होता है अक्टूबर 1764। कौन सा, 23 अक्टूबर 1764, ठीक है। इसके बाद इलाहाबाद की संधि होगी, ठीक है। कब होगी इलाहाबाद की संधि, अगस्त 1765, ठीक है। क्लाइव कब आता है साथी, तो क्लाइव आता है साथी मई में। तो पहले मई में क्लाइव ही आता है क्योंकि संधिया तो क्लाइव ही करता है ना। तो 1765 में यानी 1764 यानी तीसरा, तीसरे बाद पहला, पहले बाद दूसरा, उसके बाद चौथा, तीसरा, तीसरे बाद पहला, तीसरा, तीसरे बाद पहला, ठीक है। बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, उसके बाद दूसरा, उसके बाद चौथा, यही आपका हो जाएगा साथी सही जवाब, ठीक है। काफी कंफ्यूजन है, देख लीजिए। अगर हम बात करेंगे बक्सर का युद्ध तो आपको पता है 23 अक्टूबर 1764। ये क्लाइव का आगमन थोड़ा याद रखिएगा 3 मई 1765। इलाहाबाद की संधि इसके आने के बाद होता है 1765 में। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनता है 1772 में सर, ठीक है। अगला है कुछ, अब हम लोग ब्रिटिश गवर्नर और उसके जनरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वहां हम लोग देख लेंगे, ठीक है। करा कि किस गवर्नर जनरल को बर्क ने चूहा और नेवला और एक झूठा बैलों का ठेकेदार कहा है, किसके बारे में स्टेटमेंट उठाया जाता है। तो साथ ही ये स्टेटमेंट सर वारेन हेस्टिंग के बारे में लाया जाता है, तो सी हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब, राइट आंसर। देखिए अगर बात करेंगे वारेन हेस्टिंग को लेकर के 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बंगाल का ये प्रथम गवर्नर बनते हैं। इसके समय 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। हेस्टिंग भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया था, हालांकि बाद में खारिज हो गए थे मुकदमा। बर्क ने हेस्टिंग को चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया, ये सब कहा हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता माना जाता है। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे बोलते हैं, तो भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता साथी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो इस प्रकार पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर हम देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को लेकर के तो 1789 में साथी इसने दासों के व्यापार पर रोक लगाया था। इसे भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता बोलते हैं। इसे भारत में पुलिस सेवाओं का भी जन्मदाता बोलते हैं। इसने 1793 में बंगाल में एक अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। आरसी दत्त ने अस्थायी बंदोबस्त का साथी समर्थन किया हुआ, ध्यान रखिए। 1793 में इसने कॉर्नवालिस संहिता जारी किया गया था जो कि शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित था।
इसने कर तथा न्याय प्रशासन को अलग कर दिया था। यही है इसका कार्नवालिस कोड। कार्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि साथी भारत में है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। तो बहुत सारे स्टेटमेंट कार्नवालिस के बारे में, तो आप लोग प्लीज इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा, जो गवर्नर जनरल साथी, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और साथ साथ में 1885 से होने वाली घटना और नेशनल मूवमेंट कंप्लीट करेंगे। यानी दो ही टेस्ट बनता है मॉडर्न हिस्ट्री के, एक तो मॉडर्न हिस्ट्री का और साथ ही एक होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। तो मॉडर्न हिस्ट्री हमने खत्म कर दिया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे जब, तो 1885 से 1947 तक की सारी घटनाओं को कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम।